नमस्कार फ्रेंड्स। आज प्रस्तुत है पद्मा सचदेवा जी की कहानी हम वतन। तो शुरू करते हैं कहानी हम वतन। कुलाबा जाने वाले बस स्टैंड पर मैं अकेली खड़ी थी। वर्ली सी फेस के सामने बम्बई का समुद्र हाथ मुंह धोकर सुबह के पूरी तरह खिलने का इंतजार कर रहा था। उसकी छाती पर अटखेलियाँ करते समुद्र पाखी लहरों के साथ ऊपर नीचे आ जा रहे। दूर तक फैले समुद्र पर जहाँ मटियाला सा नजर आता था, वहाँ खड़े 2-3 जहाज चित्र की तरह बड़े लग रहे थे। तभी सुबह के साथ अटखेलियाँ करती हवा ने मेरे कान में आकर कहा, कोलाबा जाने वाली बस आ रही है। बस धूं धूं करके झटके के साथ आकर रुक गई। मैं बस पर चढ़कर बिना रुके सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर दौड़कर चढ़ गई और आगे की सीट पर बैठ गई। समुद्र की लहरों ने मुझे पकड़ना चाहा। ज्यों ही ऊंची छलांग लगाकर उन्होंने लगाई, मैं पूरी उसमें भीग गई। बस दौड़ने लगी तो मुझे लगा मैं हिंडोले पर झूल रही हूँ। बस बाएं मुड़ती तो मैं पूरी की पूरी पीतल की तरह बाएं झुक जाती और दाएं मुड़ती तो दाएं लुढ़क जाती। सीट की लोहे की डंडी को जोर से थामे हाजी अली के सामने से निकली तो मैंने हाजी अली पीर को झुककर आदाब करके सैनिकों की लंबी उम्र की भीख मांगी। हाजी अली का सुंदर चौराहा पार करके मैं पैडर रोड में दाखिल हुई तो मुझे होश आया और 1971 की जंग में जख्मी हुए जवानों की सूरतें आंखों में घूमने लगी। भारत पाक में छिड़ा युद्ध खत्म हो गया था। बच गई थी कुछ सांसें जिन्हें जंग के मैदान से उठाकर लाना पड़ा था। मुझे ख्याल आया इसी तरह कई जख्मी पाकिस्तान में भी होंगे। मैं कोलाबा के मिलिट्री अस्पताल में आए घायल सैनिकों को देखने जाती थी। वहाँ के सभी डॉक्टर व नर्स मुझे जानते थे। वही बता देते थे, आज इस मरीज के पास जाकर बैठो, आज उस सिपाही किससे बातें करो। मैं उनकी दवाई का भी पूरा ध्यान रखती और उनसे बातें करती रहती। बड़ा सुकून मिलता, यूँ लगता इस जंग में मेरा भी योगदान है। मैं इनकी सेवा करके देश की सेवा कर रही हूँ। रास्ते में मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक 1 दर्जन केले, 1 दर्जन संतरे और कुछ गुलाब के फूल खरीदे। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं अस्पताल के पहले माले पर पहुंची तो व्हील चेयर पर उकड़ू बैठा एक सिपाही आंखों पर हाथ रखे कराह रहा था। हाय माए, मैं करा, मैं के करा, हे माँ मैं क्या करूं। मैं चौकी, ये डोगरा जवान है। मैंने वहीं से व्हील चेयर पर हाथ रखा और खिदमतगार की तरह मुस्कुराकर देखा और साथ साथ चल पड़ी। कमरे में जब उसे बिस्तर पर लिटाया गया तो फिर एक बात से बोला, हाय माए, बड़ी पीड़ है, हे माँ बड़ी पीड़ा है। मेरा कलेजा बाहर आ गया। उसकी आवाज़ में पता नहीं कितने दर्द भरे थे। माँ कहते वक्त उसके होंठ मिले तो उसके सूजे हुए होंठों पर खून का एक कतरा निकल आया। डॉक्टर ने आकर उसे एक इंजेक्शन दिया। उसका मुंह सिर ढका ही था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, बहुत धीरे धीरे, जैसे माँ अपने सोए बच्चे के बगल में जाकर लेटती है। डोगरी की लोरी गानी शुरू कर दी। तू मल्ला तू लोग को बन्नत ठीक करिया बादाम भन्ने नू, तू मल्ला तू लोग बहन मंडिया नया करे तू। मेरे बच्चे लोग ठीकरे तोड़े तो तू बादाम तोड़े, लोग अदालत में बैठे तो उनका न्याय करे, यही मेरी दुआ है। उसकी सांस हल्की होती गई। उसने बड़ी मुश्किल से एक आंख ज़रा सी खोली और इत्मीनान से मुझे देखा। उसके गाल मुस्कुराहट में खिंचे, उसके होठों पर खून का कतरा एक विद्रोही की तरह आ निकला। उसने गर्दन को ज़रा सी जुम्बिश देकर कहा, गाओ और गाओ। लोरी का अंतरा अभी तक अधर में ही फड़फड़ा रहा था कि वो एक तृप्त बच्चे की तरह सो गया। उसके सोते ही अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर मैंने अपने आंसू बह जाने दिए। पता नहीं ये कब तक चला। बे आवाज़ आंसू निकालने में बड़ी तकलीफ़ होती है। आवाज़ अंदर ही घुटकर फड़फड़ाती रहती है। खारा पानी निकलने के बाद भी कुछ भीतर रह जाता है, जो बादलों में बिजली की तरह मुखर होता रहता है। अचानक कंधे पर एक हाथ का कसाव मुझे बाहरी दुनिया में ले आया। मैंने अपनी चुनरी से आंसू पोंछे और घूम कर देखा। सिपाही की ही उम्र का ही एक डॉक्टर सफ़ेद कोट पर झूलता है, स्टेथोस्कोप हाथ में थामे बड़ी हमदर्दी से मुझे देख रहा था। उस वार्ड में 6 बीमार थे। सबके बिस्तर के आगे पर्दे लगे थे। उनके भीतर युद्ध की भयावहता का नंगा रूप खुला पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे पीछे आने का इशारा किया। बाहर कॉरिडोर में आते ही उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, आपको कैसे पता चला। मैं हैरान सी डॉक्टर को देखने लगी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मैं यहाँ रोज़ मरीज़ों के पास आकर बैठती हूँ। वो डोगरी बोल रहा था तो मैं इसके पीछे पीछे चली गई। ये मेरा हम वतन है।
इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इसे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? वो वार्ड के अंत में खिड़की से झांकते हुए समुद्र की ओर देखता हुआ बोला, इसके दिमाग में छर्रे घुस गए हैं। ये बम फटने के स्थान से अपने साथी को उठा कर लाया था। हम कुछ नहीं कर सकते, बस जब तक है तब तक इसकी देखभाल कर सकते हैं। इसकी तकलीफ़ किसी से देखी नहीं जाती। जब ये चिल्लाता है तब दीवारें भी सहम कर काँपने लगती हैं। मैंने पूछा, इसके घर वालों को तार दे दिया होगा? जम्मू से यहाँ आने में भी तो 2 दिन लगेंगे। डॉक्टर चुपचाप सोचने लगा, फिर बोला, पर आप आती रहिए। मरने से पहले किसी अपने को देखकर इसे यकीनन खुशी होगी। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब इसे कब तक होश आएगा? डॉक्टर मायूस होकर बोला, दर्द पर मन सही है, 4-5 घंटे तक आ सकता है। 4-5 घंटे बाद जब मैं लौटी तो वो सूप पी रहा था। मैं आकर उसकी चारपाई के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। मैंने पूछा, हो ना, ठीक हो ना? उसने कहा, हाँ इस वक्त तो ठीक हूँ। सूप पीते वक्त मुंह खोलने में उसे तकलीफ़ हो रही थी, पर अब उसके होंठ पहले से कम सूजे हुए थे। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, इतने किया आइयाँ? मैंने कहा, मैं यहाँ रोज़ घायल सिपाहियों को देखने आती हूँ। नर्सें बता देती हैं किसके पास बैठूँ। किसी किसी की सेवा का मौका मिल जाता है। कई लड़कियाँ आती हैं, सिपाहियों से बातें करते हुए लगता है देश की रक्षा में हमारा भी योगदान है। और आपको तो पता ही होगा, हमारे सैकड़ों हज़ारों लोकगीत सिपाहियों पर ही रचे गए हैं। मुझे अपने सिपाही बहुत अच्छे लगते हैं। उसने खुश होकर कहा, आपको सिपाहियों के लोकगीत आते हैं? मैंने कहा, हाँ, हर डोगरी औरत को आते हैं। वो आग्रह से बोला, मेरे लिए गाइए ना। मैंने अपना गला पीछे से साफ किया धीरे से और ऐसे गुनगुनाने लगी जैसे सिर्फ वह सुन सके। बोल मेरी ये जिंदड़िये दूर सपाई कियाँ रोंदे ना, मेरी जान बताओ सिपाही दूर कैसे रहते हैं। उसे अपनी भाषा में गीत सुनकर सुकून मिल रहा था, जैसे मादरी जबान उसका दर्द पी रही थी। आसपास मरकट जैसी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद मैं चुप हो गई। मैंने धीरे से पूछा, आप कहाँ के हैं? उसने कहा, चनैनी का हूँ। जम्मू से कश्मीर जाते हुए दाईं तरफ सफ़ेद सफ़ेद महल है ना, वहीं एक नदी बहती है, वहीं बिजली घर भी है। चनैनी के राजा की माँ हमारे गांव की बेटी थी। मैं कई बार राजा के महल में भी गया हूँ। राजा की बात करते करते उसके चेहरे पर बड़प्पन की एक परछाई उजलाने लगी। मुझे लगा ये खुद भी राजा है। मैंने पूछा, घर में कौन कौन है? उसकी आंखें भर आई, फिर मुस्कराकर बोला, सब कोई हैं, मेरी माँ, बापूजी, बड़ी भाभी, भाई जी और उनके बच्चे। वैसे तो गांव में हर कोई अपना ही होता है। फिर वो बोला, बोबो जी, बड़ी बहन, आप कहाँ की हैं? मैंने कहा, पुरमंडल की हूँ, नाम सुना है? वो उत्साह से बोला, हाँ, मैं वहाँ शिवरात्रि में गया था, देविका में भी नहाया था। देविका को गुप्त गंगा कहते हैं ना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। फिर वो बोला, मैं अपनी भाभी को लिवाने गया था। मैंने पूछा, तुम्हारी भाभी कौन से मोहल्ले की है? उसने रस में डूब कर कहा, बोबो मोहल्ला तो नहीं जानता, पर उसके घर अत्ती है। भाभी की छोटी बहन अत्ती उसका नाम है। मैंने मुस्करा कर कहा, ये क्या नाम हुआ, अत्ती? उसने मुस्करा कर कहा, अत्ती से बना होगा। वो सब काम अति में ही करती है। पानी भरने जाएगी तो 16 घड़े भर लाएगी, एक बार में 2 घड़े उठाती है अत्ती। उसका चेहरा मुलायम हो आया, पूरे वजूद पर जैसे अत्ती छा गई। मैंने उससे बड़े स्नेह से पूछा, तुम्हें अत्ती अच्छी लगती है ना? वो शर्मा गया। मैंने मन के आकाश में सपने का एक गुब्बारा बनाकर छोड़ दिया ऊपर, बहुत ऊपर। फिर सोचा, अपने गांव में अत्ती को ढूंढना कोई मुश्किल ना होगा। ढूंढ ही लूँगी, पर किसके लिए? वो कह रहा था, मेरी माँ रोज़ सवेरे मुझे किरड़ पिलाती थी। किरड़ जानती है ना? हाँ, मैंने कहा, जिस दही में से मक्खन नहीं निकाला जाता उस लस्सी को किरड़ कहते हैं। हम दोनों ही एक साथ बोलकर हंस पड़े। मैं उसका हाथ सहला रही थी। वो कह रहा था, बोबो जी, मेरे बापूजी भी फौज में ही थे। लड़ाई में उनकी बाह पर गोली लगी तो पेंशन पाकर घर आ गए। अब उनकी पेंशन और थोड़ी सी खेती से ही गुजारा होता है। और तुम्हारा भाई? वो कहने लगा, भाई तो जम्मू कश्मीर रूट पर बस चलाता है, कभी जम्मू कभी कश्मीर। महीने में 1-2 दिन घर में भी रहने आता है। मैंने कहा, फिर तो तुम उसके साथ बस खूब घूमते होगे। सिपाही का चेहरा और नरम हो गया। कहने लगा, कई बार भाई अपने साथ बस में ले जाता था। बटोत में हमारा नन्हीहाल है ना, भापा मुझे वहीं छोड़ जाता था, आती बार वापस ले आता था। मेरे नन्हीहाल में मेरे मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके दड़ूनियों के बाग हैं, उनसे खट्टा अनारदाना बनता है। हम गर्मियों में अनारदाने की चटनी पीसकर खीरे में भरकर खाते हैं।
हम दोनों हंस पड़े। मैंने पूछा, तुम फ़ौज में कब से हो? यही कोई 4 साल से। बापू तो चाहते थे वही चनैनी में ही दुकानदारी करूं। बापू को जब एक मुश्त पैसा मिला तो उनकी यही मर्ज़ी थी, पर मैं अड़ गया। मैंने कहा, हमारे परिवार से हमेशा कोई न कोई फ़ौज में जाता ही है, अब आप आ गए हैं तो मैं जाऊंगा। ये कहकर वो मुस्कुराया, फिर बोला, आजकल कोई घर से भी जाना चाहिए ना, पर आप तब भी आती रहना। क्यों नहीं, आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, मैंने कहा। तभी मैंने देखा उसके चेहरे पर दर्द की लहरें उठने लगी। ज्वार भाटे के इंतज़ार में उसने दोनों हाथों से चारपाई की पाटी पकड़ ली। तभी डॉक्टर घबराया से दाखिल हुआ। उसे पता नहीं कैसे मालूम हो गया था, उसके साथ नर्स थी। डॉक्टर मुझे देखकर सुकून व इत्मीनान से बीमार के पास झुका और उससे बोला, देखा ना, घर से भी कोई ना कोई आ ही गया है, मैंने कहा था ना। सिपाही मुस्कुराया, अभी मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ, बोबो जी भी यहीं हैं। डॉक्टर ने सवालिया निगाह से मुझे देखा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, डोगरी में बोबो बड़ी बहन को कहते हैं। फिर सिपाही की ओर मुखातिब होकर उससे कहा, मैं तुम्हारी चनैनी भी हूँ, चिंता न करो, हमारा गांव हमेशा हमारे साथ ही रहता है। पता नहीं ये कैसे मैंने कह दिया। अपने गांव के नाम से वो तड़प कर मुस्कुराया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। चंद महाड़ा चढ़ैया ते तिश्के बिच थालियाँ, चमकी चनैन मोइयो दिख राती कालिया, मिलना ज़रूर मेरी जान हो। यानी कि मेरा चांद थाली में चमक रहा है, देखो चनैनी कस्बा काली रात में कैसे उज्जवल होकर चांद की तरह निकल आया है। मेरी जान, मिलना ज़रूर। देखो तुम्हारी चनैनी पर भी लोकगीत बना है। वो मुझे अविश्वास से देख रहा था। शायद वो सोच रहा था कि मैं चनैनी हूँ या नहीं। चनैनी उसका खूबसूरत कस्बा, उसका जन्म स्थल, जहाँ काली रातों में चमकते राजाओं के सफ़ेद महल हैं, जहाँ बहती नदी के पानी से झांकते गोल गोल पत्थर तारों की तरह जगमग करते हैं, जहाँ से श्रीनगर जाती बस की घुमावदार चाल को उसका कस्बा टुकुर टुकुर ताकता रहता है, जैसे नंग धड़ंग बच्चे हैरानी से बस की रोशनियाँ देखते हैं। डॉक्टर ने सिपाही को इंजेक्शन लगा दिया था। वो धीरे धीरे नींद की गोद में जा रहा था। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं रो रही थी। क्या ये टुकुर टुकुर ताकती इसकी आंखें सचमुच में निश्चल हो जाएंगी? क्या ये अपनी जन्मभूमि के लिए तड़पने वाला सिपाही या बम्बई के किसी शमशान घाट में राख हो जाएगा, या इसके घरवाले इसका शव चनैनी ले जाएंगे, कौन जाने। मैं तो यूं ही लपेट में आ गई थी। डॉक्टर की आवाज़ से मैं चैतन्य हुई। मैंने अपने आंसू बह जाने दिए। डॉक्टर ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाहर आकर मिन्नत से बोला, आप कल भी आएंगी ना? मैंने कहा, हाँ। डॉक्टर ने कहा, आप कभी भी आइए, पर सुबह नाश्ते के वक्त ये थोड़ा चैतन्य रहता है। घर जाते समय मुझे लग रहा था मेरा आत्मीय, मेरा अपना, मेरा वतन जाया वहाँ अकेला पड़ा है। मेरी तरह कई वापस जा रहे थे, कोई आशा के साथ, कोई दुविधा के साथ। सिपाही को डॉक्टर ने 2-3 दिन से ज़्यादा ना दिए थे। अगली सुबह मैं पहुंची तो वो नाश्ता कर चुका था। नर्स उसका मुंह पोंछ रही थी। छर्रों से भरे सिर पर सफ़ेद कपड़ा कफन की तरह लिपटा हुआ था। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा तो वह मुझे किसी दरवेश की तरह लगा। दरवेश जो अपनी जगह से निकलकर बाहर आ गया हो। नर्स ने आंखों ही आंखों में पूछा। मैंने कलाकंद का दोना उसकी तरफ कर दिया। नर्स भी मुस्कुराने लगी थी। उसने कलाकंद का दोना हाथ में लिया और सिपाही को खिलाने लगी। सिपाही ने काफ़ी कलाकंद खा लिया तो, सिस्टर तुम भी खाओ ना। सिस्टर मुस्कुराती रही। सिपाही ने मुझसे कहा, इस कलाकंद में मुझे उस गुड़ की बर्फ़ी याद आती है जो हमारी चनैनी में दुर्गा हलवाई बनाता था। इस बात पर हम तीनों हंसे तो हंसते ही चले गए। सिपाही के गले में जैसे कुछ फंसा। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और नर्स उसे पानी पिलाने लगी। काफ़ी देर में उसकी सामान्य सांस हुई। वो ठीक होते कहने लगा, बोबो जी, बड़ा आनंद आया, मुझे कलाकंद बड़ा प्रिय है। मुझे उस पर बड़ा प्यार आया। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तुम कहो तो कल राजमा चावल ले आऊँ? उसकी आंखें चमकने लगी। वो बोला, राजमा चावल खाए सच में बड़े दिन हो गए। क्या राजमा पुंछ के हैं? मैंने कहा, हाँ, पुंछ के ही हैं। वो बेहद खुश हुआ तो मैंने उसे छेड़ा, क्या अत्ती को चिट्ठी लिखूं? वो शर्मा गया। एक क्षण के लिए जैसे उसकी सारी पीड़ा काफूर बनकर उड़ गई थी। फिर कनखियों से मुझे देखकर बोला, कैसी बातें करती हो बोबो, भाई जी सुनेंगे तो मार ही डालेंगे। वो पता नहीं जानता था या नहीं, मार डालने के लिए उसके सर में धंसे छर्रे धीरे धीरे जहर बनकर उसे आगोश में ले रहे हैं। बेहोशी में फिर उस पर तारी होने लगी थी। उसका मुंह चमक रहा था। उसके हाथों ने कसकर मेरे दुपट्टे का कोना पकड़ा हुआ था। मैंने सोचा, ये सो जाएगा तो इसकी उंगलियों में फंसा ही दुपट्टा कैसे निकालूंगी। मन के भीतर पहाड़ी बादलों के सीने में चमकती बिजली कड़कने लगी।
मैंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ से ठीक होकर तुम चेन्नई जाओगी या बटौत? उसने यत्न करके जवाब दिया, पहले यहाँ से तो निकलूं। इस चारपाई से मैं बड़ा तंग हूँ। लगता है ये दर्द की रस्सियों से बुनी हुई है और सारी रस्सियाँ मेरे इर्द गिर्द लिपटी हुई हैं। मैं उसकी दार्शनिकता पर मुग्ध हुई। नींद में जाता जाता वो बोला, राजमा बहुत गलाना और मिर्चें कम डालना। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं कल आऊँगी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। मैंने कहा, सो जाओ और देखो, सिपाही घबराता नहीं है। डोगरा सिपाहियों के हौसले सिपाहियों के गीत गाने वालों के सुरों में बुलंद रहते हैं। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट रोने से ज़्यादा उदास थी। उसने मेरा आंचल पकड़ लिया था। उसकी सांस शिशु की सांस की तरह कोमल और स्निग्ध हो गई थी। मेरा आंचल भी उसके हाथों से छूट रहा था। मैंने धीरे से उसे खींचा और उसकी चारपाई पर हाथ धरे उसकी सांस का आरोह अवरोह देखने लगी। नर्स ने कहा, अब ये 4-5 घंटे सोएगा भाई, तुम जाओ। मैंने कहा, नर्स, अगर तुम्हारे रहते उसे होश आ गया तो उसे कहना है मैं कल उसके लिए खाना लेकर जल्दी ही आऊँगी। अगले दिन खाने से डिब्बा भरकर राजमा की खुशबू को बंद करके मैं अस्पताल के उस वार्ड में जा ही रही थी तो सोच रही थी, राजमा चावल खाकर सिपाही कितना खुश होगा। मेरी चाल तेज़ हो गई। स्त्री को खाना बनाकर खिलाने में अनिर्वचनीय सुख मिलता है। मेरे कदम तेज़ होते गए। उत्साह दौड़ने लगा। जब मैं उसके वार्ड में पहुंची तो देखा उसके बेड पर 3-4 सिर झुके हुए हैं। टांग में पलस्तर चढ़ा है और सिर पर वो सफ़ेद कफन सा भी नहीं है। वो कराह रहा है। मैं जाकर खड़ी हुई। रोटी के गर्म डिब्बे पर टपकते अपने आंसुओं को सुन सकती थी। डॉक्टर उसे देख रहे थे। वो सिपाही कोई दूसरा था जिसके लिए मैं राजमा चावल लाई थी। वो कहाँ चला गया? तभी मैंने देखा कल वाली नर्स एक ट्रे लेकर जा रही है। मैं उसके पीछे भागी। मैंने कॉरिडोर में उससे पूछा, सिस्टर, वो कहाँ है जिसके लिए मैं राजमा चावल लेकर आई हूँ? सिस्टर बोली, उसके बाद तो उसे होश ही नहीं आया। कल रात ही उसे ले गए थे। ये सोल्जर आधी रात को आया है। नर्स के लिए रोज़ की बात थी। मैं कितनी देर वहीं खड़ी रही। फिर जाते जाते मैंने अस्पताल के फाटक के साथ वो डिब्बा रखा और घर चली आई। इस बात को कई बरस हो गए हैं। एक बार जम्मू जाने पर सिपाही की बड़ी याद आई तो तड़के ही मैं चेन्नई की बस पर सवार हो गई। अगली सीट पर बैठे बैठे मोड़ों की प्रदक्षिणा से निढाल होकर आंख लगी तो जगह जगह सिपाही दिखाई देने लगा, जैसे वो मेरे साथ साथ चेन्नई जा रहा हो। पता नहीं उसके माँ बाप, भाई भाभी, बच्चे कैसे होंगे। और अत्ती का तो ब्याह हो गया होगा। वो कहाँ जान पाएगी, उससे ब्याह करने की ख्वाहिश चिता में भस्म हो चुकी है। ठंडी पहाड़ी हवा बार बार आकर मेरे बालों पर हाथ फिरा रही थी। ख्वाब में मुस्कुराते सिपाही का चेहरा मोड़ों पर झांकने वाले सूरज की तरह चमक रहा था। मुझे लगा वो भी मेरे साथ चेन्नई जा रहा है। अभी अभी मैं पूरी की पूरी सिपाही के तसव्वुर में थी कि कंडक्टर की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, उतरो, चेन्नई की सवारियाँ। मैंने उतर कर आसपास देखा। 2 लोग गठरियाँ उठाए हुए चल रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे हो ली। पता नहीं क्यों उनको मैंने सिपाही के घर का पता पूछने के काबिल नहीं समझा। बाज़ार में चारों तरफ देख देख कर मैं हलवाई की दुकान ढूंढ रही थी। दुर्गा हलवाई की गुड़ की बर्फ़ी का जिक्र उसने किया था। मैं धीरे धीरे बाएं दाएं देखती जा रही थी। एक गली में खड़ी कुछ औरतें नल पर पानी भर रही थीं। वे सबकी सब मुझे देखने लगी। एक ने पूछा, आप किसके घर जाएंगी? मैंने कहा, मैं दुर्गा हलवाई को ढूंढ रही हूँ। एक फुहड़ सी औरत हंसती हंसती बोली, दुर्गा हलवाई की तो लॉटरी खुल गई लगती है। मुझे उसकी बदतमीज़ी पर बड़ा क्रोध आया, पर उससे पहले ही दूसरी लड़की मुझे अपने साथ ले गई। रास्ते में उसने कहा, ये कर्मों बड़ी खच्चर है, कुछ मेंटल भी है, इसकी कोई बात नहीं सुनता है। अब देखिए, दुर्गा हलवाई की आंखों का ऑपरेशन हो गया। वो दुकान के बाहर ही चारपाई डाले पड़ा रहता है और जो कोई जाता है उसको कोच कोच कर सभी के बारे में पूछता है, कौन हो, किसके बेटे हो, तेरा बाप कहाँ है, भाई की चिट्ठी आई कि नहीं। आपको भी बड़ा बोर करेगा। मैंने सोचा ये बोझ शब्द पहाड़ों पर भी पहुंच गया। तभी वो एक दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई। एक हट्टा कट्टा सांड सा लड़का खोया भून रहा था। उस लड़की ने कहा, ये शहर से आई हैं, चाचू को पूछ रही हैं। उसने खोया भूनते भूनते कहा, आज वो नहीं आएगा, उसे मलेरिया हुआ है, इनको घर ले जाओ। ऊबड़ खाबड़ गली के सिरे पर उसका घर था। बाहर धूप में खटोला डाले दुर्गा उकड़ू होकर लेटा था। हम उसके करीब जाकर खड़े हो गए। उसने आहट पाहक कर पूछा, कौन है? लड़की ने कहा, चाचू, ये तुम्हें मिलने आई हैं। कौन हो प्यारी? हाँ चाचू, ये कुछ पूछना चाहती। उसने अपना स्थान नहीं बदला। फिर बोला, क्या पूछना है, जल्दी करो वरना खांसी शुरू हो गई तो। मैंने जल्दी से कहा, सिपाही का पता करने आई हूँ, उसका घर कहाँ है?
हलवाई ने कहा, कौन मंगतू? अच्छा वो सिपाही, वह मेरे शेर आपको भी चकमा दे गया। मैं हैरान होकर हलवाई की ओर देखने लगी। उसकी बंद आंखों में भी सोच में डूबी थी। वो बोला, सतरोड़ा था वो। सतरोड़ा जानती हैं? राजाओं के नाजायज़ औलादें। उसका अपना कोई न था। वो हमेशा अपनी कहानियाँ गढ़ता था। सुना था पाकिस्तान की जंग में मारा गया। गांव में पटवारी को तार आया था। मेरी दुकान पर भी कभी कभी आकर बैठता था। उसे गुड़ की बर्फ़ी बड़ी पसंद थी। उसे शायद मेरी चुप्पी खल रही थी। कहने लगा, बुआ, इस तरह के कई मंगतू हैं जो सपने देखते देखते उन्हें सच समझने लगते हैं। उसकी माँ कभी की मर गई थी। उसे कौन देखता? महल के बाहर उसे कौन छोड़ गया था? मेरी दुकान के थड़े पर ही पला था। सर्दियों में मेरी भट्टी के नीचे वो और कालू पड़े रहते थे। फिर कोई उसे कंबल भी दे गया था, पर मरा सिपाही होकर। शाबाश, अब तो मेरे कालू को मरे भी काफ़ी देर हो गई। अपनी बारी देखो कब आती है। कालू कुत्ता था, पर मंगतू उससे ऐसी बातें करता था जैसे वो भी आदमी का बच्चा हो। थोड़ी देर वो चुप रहा। फिर जैसे उसे ध्यान आया, कहने लगा, जाओ जाओ बुआ, भीतर जाओ। बहुएं तुम्हें चाय पानी पूछेंगे। इतना बोलकर वो हाँफने लगा। मेरे सुनने बोलने की शक्ति ख़त्म हो गई। यहाँ तक साथ साथ आता मंगतू बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मैं उस जगह से कदम उठाने का हौसला बुनने लगी जहाँ मंगतू, उसका परिवार, अत्ती और उसके सारे सपने दफन हो गए थे। नमस्कार। तो ये थी आज की कहानी, पद्मा सचदेव जी की लिखी हुई हमवतन। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।